अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात। आज की जो पॉडकास्ट है वो है ताबिंदा इस्लाम के साथ। और ताबिंदा इस्लाम बेसिकली कॉर्पोरेट में भी रह चुकी हैं, वो स्टार्टअप्स के साथ भी काम कर चुकी हैं, वो फ्रीलांसर्स के साथ भी काम कर चुकी हैं और वो इनेबलर्स का भी पार्ट रह चुकी हैं। इस पूरी पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है फीमेल फाउंडर्स के बारे में कि वो उन्होंने अगर अपना जर्नी स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें उनको इक्विप करनी चाहिए, स्किल सेट कौन से इक्विप करने चाहिए। हमने फ्रीलांसर्स के बारे में बात किया है, हमने स्टार्टअप कल्चर के बारे में बात की है, वीसीज़ के बारे में बात की है। तो ये पूरी एक पॉडकास्ट में डिटेल में हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू स्टार्टअप्स, रिलेटेड टू फाउंडर्स हमने डिस्कस किया है। तो पूरी पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये पूरी पॉडकास्ट आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम तामिंदा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि आप आएंगी पॉडकास्ट पे और टाइम देंगी, लेकिन आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से जो 2 दफ़ा रीस्केड्यूल हो चुका है लेकिन आपने फाइनली हमें टाइम दे दिया। बेसिकली मैं आपको भी ज़्यादा अप्रोच इसलिए करना चाह रहा था कि मेरे पास ज़्यादातर ऑडियंस जो होती है वो फीमेल्स होती हैं, और फीमेल में भी वो ऑडियंस ज़्यादा है जो बेसिकली कुछ ना कुछ करना चाह रही है। मैं ज़्यादा ई कॉमर्स से रिलेटेड ही ट्रेनिंग करता हूँ, तो वो अभी उनसे घर से बैठकर जो एक बिज़नेस आराम से किया जा सकता है और जिसको वो स्केल कर सकती हैं वो ई कॉमर्स ही है। बकाया बिजनेसेस के लिए रिटेल पे जाना है तो बाहर निकलना है, और शॉप्स और बाहर वाला ज़्यादा बिजनेसेस है। तो मैं हंट कर रहा था कि ऐसी फीमेल फाउंडर को लेकर आऊँ कि जिस तरह मेल फाउंडर्स में तो मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फीमेल फाउंडर्स बड़ी कम मिलती हैं। ऐसी फीमेल फाउंडर्स जिनका बाहर का भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, स्टार्टअप कल्चर का भी एक्सपोजर हो, आपका जिस तरह एनजीओ का भी एक्सपोजर है। और ये 2-3 जो एक्सपोजर्स हैं, ख़ासतौर पे कॉर्पोरेट कंपनीज़ वाला, कि जब वो कॉर्पोरेट कंपनीज़ में काम किया होता है और फिर वो फीमेल्स के साथ या कोई अपनी एनजीओ या इस तरह का काम करती हैं, तो वो उनकी जो जर्नी होती है उनको पता होता है कि यार क्या मसले हैं, किस तरह हैं उस लाइफ में और इस लाइफ में डिफरेंस क्या है, इधर क्या लोगों के इश्यूज़ हैं, और ये लोग कॉर्पोरेट कल्चर तक के लिए ट्रेन या बड़े या इनका विजन या माइंडसेट बड़ा कैसे किया जा सकता है। तो फाइनली मुझे आपका मिला, प्रोफाइल मिला थ्रू जो लास्ट पीसी में हमारा इवेंट हुआ। उसके बाद मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की, फिर मैंने कहा कि यार ये तो एग्जैक्टली सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो टिक हो रहे हैं, तो आपको कांटेक्ट करके बुलाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप आई, आपने टाइम दिया। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए आप एक अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता दें कि आपने एजुकेशन का थोड़ा सा, और कॉर्पोरेट में किधर गई, कहाँ कहाँ जॉब्स की, क्या क्या जॉब्स की, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपने। अच्छा, मैंने अपनी जो फॉर्मल जॉब थी उसको मैं बोलती हूँ हमेशा इट स्टार्टेड इन फ्रॉम बी कॉम के बाद मैंने इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के बाद एडमिशन्स का एक रोल था कॉलेज में ही हमारे 2004 से 2005 में। वो मैं ऑन एंड ऑफ 3 मंथ्स की करती रही। फिर 2007 में फॉर्मली मैंने जॉब रोल के अंदर आई और आई वॉज अ मार्केटिंग टीचर इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। 2010 में शादी हो गई, यूएई चली गई, 2012 में वापस आई। और यूएई में भी जॉब हाँ, वगैरह यूएई की? में भी जॉब की, बल्कि यहाँ से जाने से पहले वहाँ पर जॉब मेरी ऑलरेडी डन थी। अच्छा, सो आई वर्क देयर विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि नाइस। बिल्कुल सिरे से ही मेरा जो एक्सपर्टीज थी, एक्सपीरियंस था, वो कंटेंट और ब्रांडिंग पे ज़्यादा था। नाइस। सो जब यूएई गई, सो इट्स अ वेरी बिग मार्केट, तो वहाँ पे मैंने साक्षी एडवर्टाइजिंग को ज्वाइन किया। और इवनिंग में क्योंकि टीचर थी तो पढ़ाया भी। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन था, अल अरूबा कल्चरल सेंटर, सो वहाँ पे पढ़ाया शारजा में। कोर्सेज वगैरह क्या आप पढ़ाते और थे? वहाँ पे मार्केटिंग पढ़ा रही थी, कंज्यूमर साइकोलॉजी मैंने 10 साल पढ़ाई है, नाइस। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई है तकरीबन 8-10 साल। तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ पर करती रही। 2-2.5 साल के बाद फिर पाकिस्तान वापस आए। पाकिस्तान वापस आके इंटरनेशनल क्लाइंटेज अच्छी बन गई थी, तो आई वर्कड फॉर देम फॉर 2 good years more आफ्टर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। ऑन अ फ्रीलांस? हाँ, एज अ फ्रीलांसर। और यहाँ पे आई तो यहाँ पर भी आते साथ ही मुझे टीचिंग की ही जॉब मिली। लेकिन क्योंकि बच्चे साथ साथ, आपको पता है मैरिज के साथ साथ बच्चे भी आ रहे हैं, नई नई हाँ फैमिली जी। बन रही है, तो बच्चे पैदा हुए। बच्चों के पैदा होने के बाद एक अलग दुनिया थी। सो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे कॉर्पोरेट का जो मेरा एक और एक्सपीरियंस बाहर का था, अब मैं नेशनल एक्सपर्टीज़ लेती हूँ। सो नेशनल एक्सपर्टीज़ के लिए आई वर्कड अगेन विद एन एडवर्टाइजिंग कंपनी, एम आलम रोड पर थी। और फिर पिज़्ज़ा हट, सफ़ायर और इस तरह के क्लाइंट्स के कौन साथ सी है? इट्स पर्क्स एक्टिवेशन सोर्सेज, पर्क्स एचआर और एक्टिवेशन सोर्सेज, ठीक। सो उसके साथ काम किया। अच्छा, वहाँ पे काम करके तो बड़ा अच्छा, तब मुझे याद है उस
में हमने सबसे पहला पाकिस्तान का सोशल मीडिया फोरम करवाया था, पाकिस्तान सोशल मीडिया फोरम, जिसमें इंटरनेशनल नेशनल सब गेस्ट को बुलाया हुआ था, कॉर्पोरेट भी आया वहाँ पे सारा. सो दैट वाज द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. 2016 में मैंने फिर एजुकेशन में दोबारा आई और उस वक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम पीक पे था पाकिस्तान में, और उसी इकोसिस्टम का मैं भी पार्ट बनी और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर ही एक सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप बनाने में, बुनियादी तौर पे उसको बनाने में नाम बताएंगे उस इंस्टीट्यूट का या नहीं? नहीं, सो इट्स सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन सुपीरियर यूनिवर्सिटी. और मैं प्राउडली उसको बता सकती हूँ क्योंकि उसमें मेरे इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और उसकी सारी मार्केटिंग, उसकी आउटरीच, उसके नेटवर्क, उसके मेंटोर्स, वो सारी चीज़ों पे सिरे से काम किया. तो वो पूरा इंक्यूबेशन सेंटर था या? सो उसका एक कंप्लीट इकोसिस्टम था जिसमें एजुकेशन भी थी, उस एजुकेशन के बाद इंक्यूबेशन भी थी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सुपीरियर और पब्लिक के लिए भी. जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाह रहे हैं वो बच्चे आपके उसमें सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में उसमें आ जाते थे, और उसमें फिर मेंटोर्स, इंक्यूबेशंस, एक्सेलरेशंस और ये जितनी भी स्टार्टअप से रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं वो सब कुछ उसमें कवर्ड हो जाता है. तो अब इसी इकोसिस्टम में आने का अच्छी बात क्या है कि ये सारे लोग ना वेल कनेक्टेड है. अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम पाकिस्तान का इट्स अ हेल्दी इकोसिस्टम, इसमें एवरीबडी इज इंटरकनेक्टेड. तो फिर जैसे प्लान 9 है, आई ऑलवेज से दिस विद प्राउड कि हमें फ़ख्र होना चाहिए इस पे. इसी तरह ID92 सुपीरियर यूनिवर्सिटी का, तख्लीक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का, इसी तरह से मज़ीद सारे सब इंटरकनेक्टेड हैं. और मुझे फिर ये शर्फ बख्शा HEC ने कि जितनी भी ट्रेनिंग्स थी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की, सो आई वाज वन ऑफ द लीड ट्रेनर फॉर द BICs कि आपने अपने इंक्यूबेटर्स को किस तरह से आगे लेके चलना है, एंड हाउ टू एक्वायर मोर स्टूडेंट्स फॉर द इंक्यूबेशंस. तो वो करती रही साथ साथ. लेकिन 2019 में फिर एक एक्सीडेंट हुआ. एक्सीडेंट के बाद फिर पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढने की तब मेरी ना कहानी शुरू हो गई. तब मैंने ढूंढा ताबिंदा को, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, और वो मेहनत जो थी वो करती जा रही थी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था उसमें. मुझे लग रहा था कि देयर इज समथिंग मिसिंग. और अच्छी बात ये हुई क्योंकि हम भरोसा ये चीज़ पे करते हैं कि अल्लाह ताला जब जो भी करता है ना वो अच्छे के लिए करता है. तो मेरे साथ भी वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टार्ट हुई वो अच्छे के लिए ही हुई. उस वक्त तक मैं केपेबल थी, और उस टाइम तक मुझे समझ आ गई थी, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी आ गया, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आ गया, नेशनल भी आ गया, सब चीज़ें पता चल गई. तो मैंने फिर अपने लिए खुद से एक ड्राइव क्रिएट की कि मैंने जो मुझे आता है ना, मैंने और लोगों को सिखाना है. और उस टाइम पर मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा भी रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, सुपीरियर में. वो पढ़ाते पढ़ाते फिर मुझे लगा कि मैं औरतों को यही सब कुछ सिखाना शुरू कर दूं. तो मैं नॉर्थ के किसी भी इलाके में जाती थी, जहाँ भी जाती थी, मैं उधर की कम्युनिटी इकट्ठी कर लेती थी. इस तरह करते करते मैंने 4 साल में 50,000 औरतों को ट्रेन कर लिया था. नाइस. और ये माशाल्लाह से 50,000 स्टूडेंट, 50,000 फीमेल्स, ये किसी आपने अपनी NGO के अंदर या अपने तौर पे मैं जिधर जाती थी वहीं पे उनकी लीडर पकड़ती थी और लीडर से कहती थी कि प्लीज़ अपनी सारी कम्युनिटी ले आओ. 25-25 गांव की औरतों को इकट्ठा कर लेते थे. नाइस. और उनसे पैसे नहीं लेते थे, उनको सिर्फ बताते थे कि इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा क्या है. और वहाँ की औरतों में जितना टैलेंट है और जितनी एनर्जी है, हम तो भूल ही जाएं कि उतनी एनर्जी हमारे अंदर हो. क्या ही बात है. तो खैर वो करती रही. उसके बाद अरफा करीम फाउंडेशन को ज्वाइन किया 2023 में. उससे पहले मैं इनेबलर्स में थी. इनेबलर्स में तकरीबन 1 साल मैंने, इट वाज अ कंसल्टिंग वर्क, सो आई वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर देयर फॉर वन ऑफ द प्रोजेक्ट इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. और 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया. 1 साल से भी कम था, इट वाज लाइक 8-9 मंथ्स. और फिर मैंने फॉर्मली अरफा करीम फाउंडेशन को ज्वाइन किया 2023 में. फिर जब मैं इधर आई तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम हम कर सकते हैं अगर हम एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम और इकोसिस्टम अपने आसपास बना लें, बीइंग फीमेल्स. तो मैंने एक इंक्लूसिव किस्म की टीम बनाई जिसमें फ़ीमेल्स भी थी, मेल भी थे, सारे मिल के, और सबको एक 1 पॉइंट एजेंडा पे ले आई कि इस वक्त फाउंडेशन जो है उसकी कंप्लाइंसेस भी होनी है, उसके अकाउंट्स भी बनने हैं, सब चीज़ें होनी हैं जो हम लोग लेके चलेंगे. इस वक्त पे जो टीम इस ग्रुप के साथ चलेगी
वो टीम जो है वो लॉन्गर रन में इसकी फाउंडिंग मेंबर बन जाएगी और वन विजन एजेंडा पे काम करना है हमने। तो हम सारे एक विजन अरफा का कि उसने पाकिस्तान को यही बात की थी उसने बिल गेट्स को भी कि मैं अपने मुल्क में डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहती हूँ। तो उस एक विजन में हम सारे विजन पार्टनर्स बन गए। अच्छा, अब एक कौमी हीरो की विजन पार्टनर्स बनने का मतलब है कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो फिर वो जिम्मेदारी बड़ी होने के लिए अकाउंट भी खाली है फाउंडेशन का, कुछ भी नहीं था उसमें। तो कैसे लेके चलें? लोगों ने कहा कि पता नहीं कोई बहुत हैवी फंडिंग आ गई है बिल गेट्स से और बहुत ज़्यादा पैसे हैं कि अच्छा कॉर्पोरेट का रिसोर्स जो है वो आ गया और काम कर रहे हैं सारे मिलके। लेकिन जब सबको ये पता चला कि ये तो सब विजन पार्टनर्स बन गए और इन्होंने डिक्का लगाया एक बड़ी कश्ती को मिलके, उसका फ़ायदा ये हुआ कि 6 महीने बड़ी मेहनत की, दिन रात एक किया और इसी दौरान हमने सारी कंप्लाइंसेस, सारी रेगुलेशंस, हर चीज़ को पूरा किया। 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाई और फिर उनको ग्रुप में कन्वर्ट करवाया, अरफा करीम ग्रुप। अब उसमें अरफा करीम एजुकेशन सिस्टम है, अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है और अरफा करीम फाउंडेशन है। और उसका जो एनुअल इम्पैक्ट हम लोगों ने जब मेजर किया तो हम सबको खुद भी हैरानगी हो रही थी कि दिसंबर तक हमारे 6 कैंपसेस थे पूरे पाकिस्तान में, इंक्यूबेशन सेंटर्स, जिनके अंदर ट्रेनिंग्स भी होती हैं, जिनके अंदर इंक्यूबेशन भी होती है, जिसमें कोवर्किंग स्पेसेस भी प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को। सो इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, क्योंकि स्टार्टअप के फेलियर की सबसे बड़ी वजह है उसके स्किल्स का ना होना। ऐसे ही मैं खुद स्टार्टअप कल्चर से रहकर आया हूँ। मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद, अच्छा, हम उनका स्टार्टअप थे इन 2017। ज़्यादातर अभी जब आपने बात की कि 2016 में ज़रा स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, जो इसका एक बूम आना स्टार्ट हो गया था। तो 2017 में मैंने ज्वाइन किया और मेरे ज्वाइन करने का एक मेजर रीज़न ये था कि जो स्टार्टअप को सबसे बड़ा इशू आता है, एक इशू मैंने देखा है कि लेट सपोज मैं अगर अपना इंडिविजुअल ऑफिस बनाकर बैठ जाता हूँ ना, तो मुझे उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि मैं नेटवर्क कैसे करूँ। मैंने VCs तक पहुँचना है, मैंने इन्वेस्टर्स तक पहुँचना है, मैंने एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, मैंने और जो मेरी से रिलेटेड या क्योंकि अब अगर मैं एक फील्ड में काम करूँ तो उसमें फाइनेंसेस भी एडेड हैं, उसमें लेट्स सपोज ब्लॉकचेन भी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज या डिफरेंट चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। अब उन लोगों तक पहुंचना, लाइक माइंडेड लोगों तक पहुंचना, उन स्टार्टअप्स तक पहुंचना एक इंडिविजुअल के लिए मुश्किल होता है। जब मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का पार्ट बना तो वहाँ पे आपके 32-35 स्टार्टअप बैठा हुआ है। कोई ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, कोई फाइनेंस पे काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग पे काम कर रहा है, कोई फिनटेक पे काम कर रहा है। तो एक तो ये होता है कि आप 32-33 फाउंडर्स के साथ जब उठते बैठते हो तो आपकी एक विजन इंक्रीज करता है। VCs वहाँ पे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हर महीने के हिसाब से 2-3 VCs आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, पिचेस चल रही हैं, फंडिंग हो रही है, सीड फंडिंग मिल रही है, मेंटर्स आ रहे हैं। आपके करीम का ऑनर आ गया जी, फूड पांडा का मार्केटिंग हेड आ गया, मेंटर्स आ रहे हैं। तो जो आपका स्किल सेट है, जो मैं अकेले बैठकर अगले 5 सालों में अचीव नहीं कर पाता या आप खुद को विजुलाइज नहीं कर पाता, वो 1 साल के अंदर आपको इतना ट्रेन कर लेते हैं कि आपका वो कंप्लीट हो जाता है। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में उसको उस तरह यूज़ नहीं किया जाता या उसको उस तरह समझा ही नहीं जाता। लोगों को वो 5,000 की सीट या 10,000 की सीट या 15,000 रुपये की सीट लगती है कि यार ऐसे मैं अपना ऑफिस क्यों ना ओपन करूं, लेकिन वो इस तरफ से जो इनको मैक्सिमम जो फ़ायदे हो रहे होते हैं उस चीज़ के, और वो जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बिजनेसमैन के लिए नेटवर्क। यस, 100%। और आपका जो वो इंक्यूबेशन, जिस तरह आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, आपने 6 बताए जी, अब वो 6 थोड़ा सा उसमें गाइड कर दें कि वो 6 कहाँ पे होते हैं, और उसमें थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि क्या फीमेल्स का रेशो है और क्या ट्रेनिंग्स होती हैं, किस तरह आप अगर कोई स्टार्टअप आता है या कोई एंटरप्रेन्योर आता है आपके पास तो किस तरह इक्विप होता है और क्या फ़ायदा। अच्छा, जब भी कोई भी स्टार्टअप आता है ना, सबसे पहले तो उसको सजेशंस जाती हैं कि अपने आप को अपस्किल करो। अच्छा, किसी भी स्टार्टअप के लिए, चाहे वो फिनटेक है, एडटेक है, कुछ भी है, उसके लिए जो बेसिक लर्निंग है ना, उन स्किल्स के लिए हम उसको कहते हैं कि पहले हुनर सीखो। ऐसे ही। अच्छा, उसने हुनर सीख लिया 3 महीने 6 महीने जितने भी जो भी उसके कोर्सेज चले, और उसके बाद उसके लिए मैंडेटरी है कि उसने उस बिजनेस इंक्यूबेशन के अंदर वर्चुअल इंक्यूबेशन या फिजिकली वहाँ पे बैठ के मेंटोर्स के थ्रू जो ट्रेनिंग्स चलेगी और उसकी माइलस्टोन बेस्ड जर्नी चलेगी, उसको पूरा करना है। Nice. अच्छा, अगर वो करेगा तो उसके बाद उस बच्चे को वो सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना जिस तरह हमने सर्टिफिकेट्स की भरमार लगाई है, उफ, ऐसे ही है।
कि बच्चे आते हैं, बच्चे कहते हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने की है ABC इंस्टीट्यूशन से, ये देखें हमारा सर्टिफिकेट, तो बेटा ज़रा ये करके दिखाओ, ये वाला टूल ऐसे यूज़ करके दिखाओ, नहीं पता। अब उसी चैलेंज को सही करने के लिए हम लोगों ने कहा कि वो बच्चा जो एक हुनर भी सीख जाता है ना, उस हुनर की बेसिस पे वो अपना काम शुरू कर सकता है। अगर नहीं भी करना चाहता अपना काम, तो वो फ्रीलांसिंग कर ले। अच्छा, फ्रीलांसिंग करनी है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि घर में कई दफ़ा इंटरनेट है नहीं है, वो प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है उसके पास। तो वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम कोवर्किंग स्पेस के तौर पे दे सकते थे। तो ऑलरेडी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने ग्राउंड फ्लोर पे कोवर्किंग स्पेसेस और इंक्यूबेटर बना लिया, Nice. और जो उसका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे हमने क्लासरूम्स और कंप्यूटर लैब बना ली। अब बच्चे वहाँ पे आते हैं एंड देयर इज़ अ कंप्लीट फुल फ्लैज इकोसिस्टम जो उनके पास अवेलेबल है। व्हाटएवर यू वांट टू डू, दिस इज़ योर वर्ल्ड, डू इट। ठीक है। अच्छा, मेंटोर्स चाहिए, मिल जाएंगे। जॉइंट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हम खुद करवाते हैं, क्योंकि वी डू हैव फ्यू कंपनीज रजिस्टर्ड इन UK। तो वो उनकी जो BD की टीम है वो भी सारी उनको बच्चों को साथ लगा के सिखाती है कि हाउ टू यूज़ फाइवर, अपवर्क को यूज़ कैसे करना है, प्रोफाइल्स कैसे बनाने हैं, मैनेज कैसे करना है अपनी चीज़ों को, प्रपोजल्स कैसे लिखने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम अली सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की बात करें, हमारी फीमेल्स का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि वो घर से नहीं निकल सकती, कम्यूट का चैलेंज है। ऐसे दूसरा, शायद उनके पास पैसे नहीं है स्पेंड करने के लिए अपनी एजुकेशन पे, बाकी हर चीज़ के लिए पैसे हैं। ऐसे ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये कि हमारे सोशल टबूज़ भी हैं कुछ, और हमारा कल्चर शायद इस चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट नहीं करता। इस तरह के रीसेंट इंसिडेंट्स हम लोगों ने देखे हैं आजकल जो पाकिस्तान में चल रहा है। तो इन सब के लिए हमें उनको भी, उन ख़वातीन के लिए भी कुछ सोचना था। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, इनके लिए हम एक फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी निकालते हैं खुद मुख्तार के नाम से। सो खुद मुख्तार अरफा करीम फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम 5 दिन के बूट कैंप्स करवाते हैं इनको। अच्छा, वो 5 दिन के बूट कैंप्स के बाद हमें यकीन है कि अगर वो चाहे खातून, तो वो उसके बाद मिनिमम $100 कमा सकती है अपवर्क या फाइवर से, आराम से कमा सकती है, क्योंकि दिस इज़ अ फुल वर्ल्ड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो हमने वो 5-6 कोर्सेज उसमें खुद मुख्तार में लेके आए, और 5-5 दिन की ट्रेनिंग्स थी। ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, और इसमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और कुछ के लिए सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 2-2.5 हज़ार रुपया वो चार्ज करते हैं। अच्छा, अब ये जब हमने स्टार्ट किया तो हम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अच्छा आप लोग पैसे ले रहे हैं इसके अंदर, वी नीड टू मेक इट सेल्फ सस्टेनेबल, सिंस वी डोंट have any donors right now, so we need to make it more sustainable कि किसी और के लिए प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जब वो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, औरतों को सिखाना भी शुरू कर दिया, तो उनको हम एक विज़न बताते थे, वो ये था कि 25 करोड़ आवाम में से अगर 12 करोड़ आवाम औरतें हैं, उनमें से कम भी आप कह लो 5 करोड़ औरतें अगर आप स्किल कर जाएँ, आप स्किल भी नहीं, सिर्फ इतना सा हुनर सीख जाएँ 5 दिन का, तो वो 5 करोड़ औरतें मुल्क की पूरी इमेज ही बदल सकती हैं। सही बात है। अगर वो औरतें सिर्फ महीने का $100 कमाती हैं, तो वो $5 बिलियन एक महीने में लेके आ सकती हैं। $5 बिलियन, और कोई मुश्किल नहीं है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास स्मार्टफोन है ना, उस स्मार्टफोन से आपने वो जो ट्रेनिंग का लिंक आया उसको क्लिक करना और ट्रेनिंग लेनी है, और कुछ भी ना करो, और साथ एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। तो होता ये है कि हम ना कौमी तौर पे हम सारी जिम्मेदारी डाल देंगे ताबिंदा पे या अली पे, कि अच्छा इन्होंने हमें पढ़ाया है ना, अब यही हमें पैसे कमा के भी ला के दें। सही बात। नहीं, हम नहीं ला के दे सकते। वो जो अंदर से किक पड़नी है आपको खुद पड़ेगी, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। रास्ता हमने दिखा दिया, अब रास्ते पे चलना आपने खुद है। ऐसे तो अच्छा, मुझे अब इसमें ये बताएं कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, ये किस किस सिटीज़ में हैं, और इसका प्रोसेस क्या होता है? किसी ने अगर अप्लाई करना है तो आपका जिस तरह नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर तो 6 मंथ के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन करता है, और 6 महीने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और आपने इंक्यूबेट होना है। उसके चार्जेस क्या होते हैं, और वो क्या क्या एक तो आपने बताया कि क्लासेस होंगी, मेंटरशिप होंगी, उसका कंप्लीट कितने महीने का होगा और क्या क्या अच्छा, सारा प्रोग्राम बताती हूँ। इसका नाम है अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर। www.acti.com.pk इसका वेब लिंक है, उस पर देखें, या फेसबुक पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी है। रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, हर महीने एडमिशन्स होते हैं,
हर महीने एडमिशन्स रोल आउट होते हैं और वो इकोसिस्टम ऐसा कोई खूबसूरत बना हुआ है कि 3 महीने का जो बैच ख़त्म होना होता है, अच्छा 3 मंथ्स का 3 बैच। मंथ्स का बैच है और 3 मंथ्स में हमारे 24 मॉड्यूल्स हैं। ठीक सो है, बच्चे 3 महीने में 24 दिन आते हैं और अपने वो सारे मॉड्यूल्स जो हैं उनको कवर करते हैं। सही है। अच्छा, इसमें अभी हम लोग 6 कोर्सेज़ करवा रहे हैं और वो 6 कोर्सेज़ हमारे लाहौर में 5 जगहों पर हो रहे हैं और एक हमारा कश्मीर में हो रहा है हजीरा में। हजीरा बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जगह है जहाँ पे माइंड से रीडायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे में बहुत टैलेंट है। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि हम लोग वहाँ पर गए हैं, 2 दिन के बाद हमने एप्लीकेशंस ओपन किए हैं, 550 बच्चे की एप्लीकेशन आ गई है नाइस। 2 दिन के बाद। और फिर हमारे क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं थी इतनी कि हम लोग 550 बच्चे को एकदम से अब्जॉर्ब कर लेते, तो फिर हमने उसको चंक्स में कन्वर्ट किया और अभी वी स्टार्टेड विद 300 स्टूडेंट्स, नाइस। 320 स्टूडेंट्स। अगला बैच उनका फिर अब स्टार्ट होगा, तो हर महीने स्टार्ट हो रही हैं। आसान सा तरीका है, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है हर जगह पर, वेबसाइट पर भी और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। रजिस्ट्रेशन लिंक से डायरेक्ट आपकी फॉर्म इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे CRM में चली जाती है। कॉल सेंटर एजेंट्स आपको कॉल कर लेंगे और आपसे पूछ लेंगे उस प्रोग्राम के लिए आपको कोई भी चीज़ों की डिटेल्स चाहिए, सो वो आप लोग करके। ऑनलाइन पेमेंट्स हैं इसकी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इट्स जस्ट अभी तो 15,000 दे रहे हैं क्योंकि हमने 5 मिलियन की सब्सिडी दी अल्फ़ा करीम फाउंडेशन ने अल्फ़ा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर को। तो वो 50 लाख की जो सब्सिडी है वो यही है कि जो 30,000 का कोर्स है उसको 15,000 रुपये में आप अपने बच्चे को दें, वो बच्चा पढ़े, बस करे कुछ ना कुछ। 15,000 फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स 5,000 अ मंथ। या ठीक है, 24 मॉड्यूल्स। या और उसमें आप प्रेमिसेस पे भी वो ऑन कैंपस है। ऑन कैंपस बैठ सकता है। अच्छा, एक स्टार्टअप अगर सिलेक्ट होता है तो उसमें सिंगल फाउंडर ही आ सकता है या उसके 2-3 बंदे आ सकते नहीं, 4 तक। हैं? 4 तक team। यस। इस 15,000 में वो चारों पे डिवाइड हो गया, 15,000 पर पर्सन? नहीं, 15,000 की ट्रेनिंग वो बच्चा ले रहा है। ठीक है। अब वो कहता है मैंने अपना स्टार्टअप लेके चलना है और मुझे इंक्यूबेशन दें। सो फिर हम लोग उसको कहते हैं कि 4 तक के स्टार्टअप के जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो आ जाएंगे और वो इस स्पेस को यूज़ करेंगे 1 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। यू डोंट पे एनीथिंग। और उस 1 महीने के लिए उसकी माइलस्टोन्स को पूरा करना है, जो बच्चे के माइलस्टोन्स हैं। हम खुद कोशिश करते हैं, 1-2 जो हमारे बच्चे थे उनको तो हमने खुद ही इन हाउस ही उनकी इंडक्शन करके उनके लिए बिजनेस यूनिट्स पे भी हम काम कर रहे हैं। देयर वाज अ आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस, इसी तरह से 1-2 आइडियाज़ और हैं। सो वो इन हाउस ही वो, क्योंकि जब आप बड़े ग्रुप का पार्ट बनते हैं ना, यू हैव अ बिग आइडिया, तो वो आइडिया आपका खुद ब खुद जो है वो नर्चर होता जाता है, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है बच्चे के लिए भी और उस ग्रुप के लिए भी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है इसमें मेरी सजेशन है और जो मिसिंग है, जो मैं अभी तक बच्चों को ट्रेन कर सकूँ, एक मेजर इशू है, उसका मेरे पास रोड मैप भी है, थोड़ा सा मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा कि बच्चा 3 मंथ्स तक एक स्टार्टअप चलता है, ठीक है। तो स्टार्टअप को स्टार्टिंग में के लिए एक आइडिया की एग्जीक्यूशन के लिए अगर उसने ऐप बनानी है या कुछ, 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। या तो ग्रांट चाहिए होती है, ग्रांट होता है जिसमें उसने कोई बच्चों के लिए समझा रहा हूँ आपको और मुझे तो पता है कि ग्रांट है कि जिसमें उसने कंपनी के शेयर्स या कोई कुछ भी नहीं देना, उसको कोई भी NGO या कोई भी कंपनी उसको अमाउंट दे देती है और उसके ऊपर वो उसको स्टार्ट कर देता है। एक ग्रांट चाहिए होती है और दूसरी या उसको चाहिए होती है फंडिंग चाहिए होती है, जो स्टार्टिंग बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे प्री सीड फंडिंग होती है, वो उसको चाहिए होती है। 2 चीज़ों को अगर हम इस वाले प्रोग्राम में जो आपकी इसमें है, इसमें ऐड कर देना, तो बच्चों का एक ट्रस्ट लेवल भी इंक्रीज़ होगा, अपनी मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। जब उनको पता चलेगा यार ये मैंने मेहनत करनी है और ये माइलस्टोन्स मेरे अचीव हो जाए ना, तो मुझे शायद इस कंपनी से ग्रांट मिल जाए या इस फाउंडर के साथ में जाकर डिस्कस करके कोई प्री सीड मनी कर सकता हूँ। अब उसका रोड मैप जो आप वाली साइड, उसमें ये किया जा सकता है कि मैंने कितनी ज़्यादा ग्रांट्स 2017 में एटलीस्ट मैंने 7 NGO से ग्रांट रेज की थी, एक ग्रांट ली थी। और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का ये था कि पाकिस्तान में कोई भी ग्रांट थी तो उनके पास वो लिस्टेड होती थी कि इस मंथ में ये NGOs हैं, ये कंपनीज हैं जो ग्रांट के लिए अपनी एप्लीकेशंस मांगते हैं। और हमें फ़ायदा ये होता था कि वो जो एप्लीकेशंस होती थी वो प्रेफर करते थे कि यार उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, MOU साइंड हुआ होता था विद द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के इनके पास जो स्टार्टअप आया हुआ है, इनके पास प्रूफ है कि ये एक अच्छा स्टार्टअप है। ये 1200 स्टार्टअप्स में से 20 स्टार्टअप इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये ऑलरेडी एक बड़े रिफाइंड होकर इनके स्टार्टअप्स आए हुए हैं। तो इनके पास जो स्टार्टअप आए हुए हैं उनको ग्रांट
आसानी से मिल जाती थी, और दूसरा वो ट्रेन भी हो चुके होते थे कि मैंने पिच क्या करना है, मैंने आइडिया बताना कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो एक तो ये कि आप अगर एक लिस्ट क्रिएट कर दें ना पूरे पाकिस्तान की कि ये ग्रांट्स है पूरे पाकिस्तान में, USAID दे रहे हैं कामयाब जवान, गवर्नमेंट का है कामयाब जवान 60,000 70,000 रुपीज़, वो तो खुले देते हैं, ये देते हैं, और हर महीने इनकी इस महीने में इसकी ग्रांट्स आनी है, वही बच्चों को ग्रांट्स के लिए दे दी। और दूसरी उसमें होती है सीड फंडिंग होती है। सीड फंडिंग में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा VCs ऐसे हैं कि जो विमेन, अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे और विमेंस के लिए ख़ास तौर पे बहुत हैवी ग्रांट्स आती हैं बाहर से, बहुत हैवी आती हैं। अब इशू ये होता है कि वो ज़्यादातर उन स्टार्टअप्स को मिल जाती हैं जिन्होंने स्टार्टअप एज अ स्टार्टअप बनाया हुआ होता है, क्योंकि वो जो उधर बैठा है, मानसरा में कोई फीमेल बैठी है, बेशक वो काम कर भी रही है, लेकिन उसकी एक्सेस नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि भाई ये ग्रांट सबसे है, बड़ा चैलेंज है कि ये ग्रांट है और इस तरह अप्लाई करना है या ऐसे करना है। तो वो क्या होता है कि वो ज़्यादातर सिटीज़ की फीमेल्स को एलोकेट हो जाती है। ऐसे ही है। और आपके पास तो एक बड़ी लिस्ट है, आपने 50,000 फीमेल्स को किया है, तो आप तो उनको आराम से इनकॉर्पोरेट करवा सकती हैं विद द ग्रांट्स। तो एक तो ग्रांट है, दूसरा VCs I2I है या फातिमा वेंचर्स है, या ये जो बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, और इनके पास भी एक अच्छा टेलीनॉर है, जैज है, इनके पास एक फंड होता है जो ये सर्विसेज क्या कहते हैं उसको, CSR में ये यूज़ करते हैं। इनके साथ भी आप MOU साइन करके अपने बच्चों को एक ग्रांट्स भी दिलवा सकती हैं और फंडिंग वाला पार्ट भी करवा सकते हैं। तो अगर ये दो चीज़ों पे भी काम हो जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टार्टअप, बहुत ज़्यादा, और एक उनका ट्रस्ट इंक्रीज होगा। उनको ये नहीं होगा कि 3 महीने के बाद ना मैंने जाकर बाहर खुद ही कुछ करना है या खुद फंडिंग रेज करनी है, खुद करियर पाथवे सॉलिड मिल जाएगा। वेरी नाइस। तो इसमें अगर एक और चीज़ जो पॉडकास्ट के दौरान ही मैं बता देता हूँ कि मैं बच्चों को ऑलरेडी ट्रेन करता हूँ। आपका जो अभी तक का विजन मैंने देखा है और जो काम देखा है, मुझे मैं भी इसका पार्ट बनना चाह रहा हूँ। सो इफ़ यू थिंक कि अगर ऑनलाइन में आप डिजिटल मार्केटिंग पे कराते हैं, आप फीमेल्स को करवाते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग का अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कहीं पे पार्ट बन सकता हूँ और मेरी वजह से वो बच्चे इक्विप हो सकते हैं इन ई-कॉमर्स एंड इन फ्रीलांस, तो मैं उसके लिए भी ओपन हूँ। इसके अलावा मेरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपकी NGO को कंसल्टेंसी चाहिए होगी कि यार हम ये प्लान कर रहे हैं, जो मैंने अभी 2 सजेशंस दी, तो उसको कैसे लेकर चलें और इसका कैसे हम एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें भी मैं आपको। आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच कि हम लोग इस डिस्कशन से ये चीज़ रिट्रीव कर सके। अभी तो मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ वो सारी पेड बता रही हूँ। हमने ग्रास रूट लेवल पे चेंज करने के लिए स्कूल्स, जो कम्युनिटी स्कूल्स होते हैं ना, उनमें जाना शुरू किया। और अली हम लोग मुल्तान में गए, हम लोगों ने लाहौर के कम्युनिटी स्कूल्स को कवर किया। तकरीबन 50 कम्युनिटी स्कूल्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक 4500 बच्चे को ट्रेन किया। और उस बच्चे को जब ट्रेन किया तो किस चीज़ पे किया, वो बच्चा जो बोलता नहीं था, शाय था, मासूम सा बच्चा, जिसे शायद लैपटॉप भी उसने पहली दफ़ा देखा था, वो ऑन भी नहीं कर सक रहा था। कंप्यूटर लैब उसके लिए वॉज अ न्यू रूम इन द क्लास इन द स्कूल, जहाँ पे शायद वो पहली दफ़ा जा रहा था। और एक कंप्यूटर पे फिर 5-5 बच्चे बैठ के काम करते थे। सो उनको हमने करवाया एक 10 दिन का बूट कैंप, और उसमें ChatGPT, कैनवा, फेसबुक मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग सिखाई बच्चों को। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दिस ट्रेनिंग हमारे पास बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आई जिसमें उन बच्चों ने कमाना शुरू कर दिया, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कमाना शुरू कर दिया। मतलब जो बच्चा फ़ोटो स्टूडियो पे काम करता था, उसके पास कोई प्रिंटिंग के लिए या किसी और काम के लिए आया अगर, तो उसने उसे कहा मैं तुम्हें डिज़ाइन बना के देता हूँ, मैं करके देता हूँ। सो दे वर इनेबल्ड, इंस्टेड के वो किसी और का मुंह देखें। उनको जो सेंसिटाइजेशन मिलनी थी, उनको उस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस से हमने गुजार दिया कि उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद तकरीबन 50 बच्चा जो था वो बाहर खड़ा हुआ था अरफा टावर के, और वो कह रहे थे कि हाँ वी वांट टू मीट आवर टीचर्स, कि हमारे टीचर से मिलवाएं हमें। कि इतना खूबसूरत इमोशनल बॉन्ड उन बच्चों के साथ बन गया था। स्टिल वी आर इन कॉन्टैक्ट विद द किड्स। और आई रियली विश कि जिस तरह हम लोग एज अ फाउंडेशन विदाउट एनी फाइनेंशियल एड्स फ्रॉम एनीबडी हम लोग अभी चल रहे हैं, एंड वी ट्राई टू मेक इट सेल्फ सस्टेनेबल। क्योंकि अरफा की खुद ही वो ये भी थी कि जब वो बिल गेट्स से मिलने गई थी और बिल गेट्स ने उसे कहा था कि टेल मी व्हाट यू वांट, तो उसने ये नहीं कहा था कि मुझे अपने लिए कुछ चाहिए, उसने तब भी ये कहा था कि मेरे मुल्क के लिए अगर तुम कुछ कर सकते हो, और वो मैं बताऊंगी कि कब आना है।
तो इस मुल्क के लिए कुछ करो। सो इस मुल्क के लिए 9 साल की बच्ची का अगर बहुत बड़ा ख्वाब हो सकता है, उसने तब नहीं मांगा, तो इस टाइम पे हम अगर उसके विजन पार्टनर्स हैं तो हम भी नहीं मांगेंगे। हाँ, हो क्या रहा है, खूबसूरती क्या है कि लोग हमारे साथ मिलते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है। और यही खूबसूरती है इस प्रोजेक्ट की कि चला अकेला, 2 पेरेंट्स ही है ना, माँ बाप लेके चले इसको, और आहिस्ता 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 इस सफ़र में उनके हम सफ़र बनते चले गए। तो इसमें फीमेल्स का के लिए मुझे बताएं कि आगे इसको कैसे देख रही हैं यहाँ पे, इस एनजीओ को स्केल होते हुए, और कैसे रोल प्ले करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं जिस इलाके से हूँ, मैं खुद केपीके से हूँ। ठीक है। मैं केपीके से हूँ, और केपीके में भी एक छोटी सी सिटी है मानसरा। ठीक है। मैं मानसरा सिटी के एक छोटे से गाँव से हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है कि यार केपीके में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, आपका पंजाब में भी कुछ इलाके, लेकिन उस साइड पे ज़्यादा लोग, एक कमाने वाला है, 15 खाने वाले हैं, फीमेल्स इतनी ज़्यादा इक्विप नहीं है, टैलेंट है, सब कुछ है, वो माइंडसेट और वो विजन नहीं। तो मैं भी चाहता हूँ कि यार ऐसी एनजीओज़ और ऐसे लोगों की जो उनके मसले सॉल्व करने की तरफ ना, उनको एम्पावर करने की तरफ, उनको इक्विप करने की तरफ, स्किल सेट की तरफ। हमारी अभी गवर्नर से मीटिंग हुई यहाँ पर परसों चौथ, उसमें हमने उन्हें बताया कि हमारा एक इनिशिएटिव है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में हमने बेंचमार्क किया है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को, और हमने देखा कि कैसे छोटे से गांव के अंदर किसी एक बंदे ने कोई एक मशीन लगा ली ऐसे ही और है। सबके लिए वो एम्प्लॉयबल हो गए, बहुत अच्छा idea, एम्प्लॉयबिलिटी ज़बरदस्त। बढ़ा दी। ऐसे ही। सिमिलरली हमारे भी जो देहात है उनमें औरतें मेहनत करने से नहीं घबराती, वो मेहनत करती हैं लेकिन घर के अंदर कर रही हैं वो ऐसे मेहनतें ही सारी। है, ऐसे ही है। अगर उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बजाय इसके कि हम कमर्शलाइज करने के बारे में सोचेंगे, नहीं शहर से कोई बुटीक वाले जाएं, वहाँ से उनसे काम करवाएं, उनको काम मुजरत दे के यहाँ पे लाके वो ब्रांडेड कपड़े हम देना शुरू कर दें अपने उस एक स्पेसिफिक ब्रांड को आगे लेके जाने के लिए, क्या ही अच्छा हो कि वहाँ पे हम कोई कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करें। बहुत क्या अच्छा ही है। अच्छा हो कि वहाँ पे हम बायोगैस से रेलिवेंट उनको बताएं, उनको एक ये बताएं। अब आप देखें कि जो काऊ डंक है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है, और यहाँ पे इस मुल्क में तो कमी नहीं है उस चीज़ की। सिमिलरली अगर हम वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करें, पीने का साफ़ पानी नहीं है, जिसकी वजह से गांव में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह का काम शुरू कर दे कि वो वाटर प्यूरिफिकेशन से रेलिवेंट कोई छोटे छोटे पेन्स आजकल बच्चों ने इंट्रोड्यूस करवाए, NIC का ही एक स्टार्टअप था जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए उसने कुछ इस तरह की Yes. चीज़ें बनाई थी। सो हम लोग इसको ना लार्जर स्केल पे कर सकते हैं। मेरा क्योंकि एजेंडा 2 तरह का है, एक है एजुकेशन को प्रमोट करना एट ग्रास रूट लेवल, और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना। रीज़न क्या है इसकी? सबसे पहली रीज़न है इस वक्त हमारे पूरे पंजाब के अंदर 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल होने का मतलब है कि उसे ABC नहीं आती, उसे कुछ भी नहीं पता, बेसिक नहीं पता। अच्छा, क्योंकि उसे वो नहीं पता तो वो उसे क्या पता है, उसे यूट्यूब पे वीडियो देखनी आती है, ऐसे ही। उसको मोबाइल यूज़ करना व्हाट्सएप, आता है। उसे मोबाइल यूज़ करना। अच्छा, अगर उसे मोबाइल यूज़ करना आता है ना, तो जौन सी मोबाइल एप्लीकेशन हम सिखा रहे हैं उनसे भी वो $40-50 आराम से कमा लेगा, आराम से। सिर्फ वही मैंने जो चीज़ नोटिस की है ना, सिर्फ माइंडसेट का डिफरेंस है। माइंडसेट रीडायरेक्ट करना। हाँ, माइंडसेट रीडायरेक्ट करना है। जो मैं भी इस ट्रेनिंग में तकरीबन 1.5-2 साल से पार्ट हूँ इन ट्रेनिंग्स का, और ज़्यादातर मेरे पास भी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। तो मैंने सिर्फ ये देखा है कि उनको अपर का पता है, उनको चीज़ों का पता है, लेकिन उनके पास वो माइंडसेट नहीं है कि, और मैं भी ज़्यादा माइंडसेट पे ही काम करता हूँ कि यार अगर आप 8 घंटे मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो ना, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब, और आप किसी का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो माइंडसेट अपना इतना चेंज कर दो कि आप देखते हुए ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि यार जिसने ये वीडियो बनाई है ना, ये इसने वीडियो क्यों बनाई है, ये इससे पैसे कैसे अर्न कर रहा है, इसके पीछे इसका मोटिव। जिस दिन ये माइंडसेट आपका क्यों वाला हो गया और उसके बैकग्राउंड में जाने वाला हो गया, उस दिन आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस माइंडसेट। अच्छा अली, एक और चीज़ है, वो ये है कि देखें हमारे मुल्क ने ना बहुत से मसलों को अभी अवामी मसले हैं ही नहीं, वो बहुत से ऐसे स्टेट इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमारी आवाम को पता ही नहीं है। ऐसे है। हमारी आवाम को अच्छी बात है उनका नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये ज़िम्मेदारी उस एक गांव के एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की है कि वो एजुकेशन और हेल्थ केयर को इक्विप करे उस इलाके में, जिस भी इलाके से वो बिलोंग करते हैं। अगर वो नहीं भी करना चाहते, वो हमारे जैसी फाउंडेशंस को, 4-5 फाउंडेशंस को
कहे कि आ जाओ, आउटरीच दे, एक्सेस दे दे, पैसे भी ना दे, सिर्फ एक्सेस दे दे कि ये मेरे 4-5 गांव हैं, इनके अंदर ये कोई 20-25 स्कूल्स हैं, इनके बच्चों को आके ट्रेनिंग दे दो, एंड आई एम रेडी कि अल्फा करीम फाउंडेशन भी चली जाएगी वहाँ पे। आई होप कि आप भी वहाँ पे हमारे साथ चले जाएंगे। सिमिलरली बहुत से अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि इधर जाने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्री कॉपरेट करती है, इंडस्ट्री बुरी नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत सपोर्टिव है, जिसको हमने बदनाम किया हुआ है ना कि कॉर्पोरेट वाले लोग जो हैं वो लिफ्ट नहीं करवाते, वो अंडरस्टैंड नहीं करते। कॉर्पोरेट जितना सपोर्ट कर सकता है वो सपोर्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी की। प्रॉब्लम ये है कि जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, जिन्होंने सोच लिया है कि जो मसला है वो मसला ही है और वो सारा वक्त उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। और ये एनजीओज गलत काम करती हैं, और ये गलत एनजीओज हैं वो गलत, ये जो भी चीज़ क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान का हर वो बंदा जो ये पॉडकास्ट पे सुन रहा है वो ये सोचना शुरू कर दे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। वो ये सोचना शुरू कर दे कि मसला है ही नहीं, मसला तो अपॉर्चुनिटी है। वो ये सोचना शुरू कर दे कि कहीं पे नेगेटिविटी है ही नहीं, और पूरी कायनात साइंटिफिकली, पूरी कायनात जो है ना आपको एनर्जी दे रही है, आपसे एनर्जी ले नहीं रही। सो आप क्या कर रहे हैं? आप हमेशा भूख में हैं, आप कह रहे हैं कुछ मुझे आके दे ही दे कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है? और मुंह में भी डाल अच्छा, कैसे पॉसिबल है? मुझे एक याद है, मेरी अम्मी हमेशा ये चीज़ कहती हैं, वो कहती हैं कि अगर तुम्हें भूख लगती है बेटा, तो भूख लगती है तो उठती हो ना, जाती हो किचन में, जाके कुछ खा के आती हो, तो उस एक नीड को पूरा करने के लिए यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट। सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैसा चाहिए, अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हें लगता है उनको मयारी एजुकेशन नहीं मिल रही, तो उसके लिए उठो ना, मेहनत करो। मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं रखा। अच्छा, मेहनत करने वाले का साथी अल्लाह है, ठीक है। और अल्लाह पाक ने ये चीज़ हमें कही है कि रिस्क का वादा मैं करता हूँ। जब रिस्क का वादा, जो मेन जिसके पीछे सारी दुनिया घूम रही है, रिस्क का वादा ही अल्लाह ने कर लिया, तो आपको परेशानी किस चीज़ की? मेहनत से क्यों घबराते हैं? फिर मेहनत करें, बस साथी अल्लाह आपका, ऐसे ही। और वादा भी कर लिया आपके साथी ने। ऐसे ही मैं ज़्यादातर बच्चों को भी ये कहता होता हूँ और इस चीज़ पे गाइड करता होता हूँ कि यार, जब हमने स्टार्ट किया था ना स्टार्टअप कल्चर, या जब हमने मेहनत स्टार्ट की थी, तब तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी। तब तो हमें लोग गाइड करने वाला कोई मिलता ही नहीं था। कि हम, ख़ासतौर पे मैं और आप, इतनी एज का डिफरेंस नहीं होगा मेरी और आपकी तो हम जिस जनरेशन वाले टाइम पीरियड के अंदर हैं, हमारे लिए मसला ये था कि हमारे जो पेरेंट्स, हम डिजिटल और पुराने दोनों के दरमियान वाली जनरेशन है, कि जिसमें मोबाइल जो था वो बहुत गलत चीज़ थी बच्चों के पास। कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, इंटरनेट आ चुका था लेकिन इंटरनेट था ही नेगेटिव, ठीक है। उसके बावजूद, और हमारे पेरेंट्स ने वो चीज़ें नहीं देखी हुई थी, और क्योंकि जब उन्होंने नहीं देखी हुई थी तो हमें उसका पॉजिटिव बताने वाला कोई नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था कि डिग्री कौन सी करनी है, स्किल सेट क्या होता है, स्किल सेट इक्विप कैसे करना है, अर्न कैसे करना है, ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बावजूद हमारी वाली जनरेशन ने मेहनत करके, चीज़ें करके, मैं जितने भी लेफ़्ट राइट पे लोग हैं उन्होंने खुद ही इक्विप किया, उनको उंगली पकड़ के चलाने वाला कोई नहीं था। अभी वाली जनरेशन का मैं ये देखता हूँ, मैं भी बहुत बच्चों को ट्रेन करता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उनको अगर आप इक्विप कर दो, माइंडसेट दे दो, सब कुछ दे दो ना, उनका अगला ये होता है कि अब कमा कर भी दो। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रोफाइल मैंने की है, मैंने 2 दिन इस पे लगाए हैं, लेकिन मेरे पास ऑर्डर नहीं आया। अब मेरी प्रोफाइल बैठकर मेरे साथ सेट भी कराओ, मुझे ऑर्डर भी ला कर दो, फिर मैं मानूंगा कि ऑर्डर आता है और ये चीज़ ऐसे होती है। अली, मैंने 1.5 लाख की इन्वेंट्री शॉपिफाई के स्टूडेंट्स के लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस की है कि वो हम दे देंगे। 1.5 लाख की इन्वेंट्री चाहिए ना आपको। मेन प्रॉब्लम क्या है शॉपिफाई करते हुए बच्चे को? इन्वेंट्री का। सो वो 1.5 लाख तक की इन्वेंट्री जो है वो हम दे देंगे आपको, अल्फा करीम दे देगा आपको। अगर उसमें भी बच्चा नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द माइंडसेट। सो माइंडसेट क्या होना चाहिए? माइंडसेट लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड माइंडसेट। कैसे आएगा? हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ बच्चे का भी कसूर नहीं है। मैं इस पे हमेशा कहती हूँ कि कसूर टीचर का है, शायद पेरेंट का है, क्योंकि ये वो लोग हैं, 2 पेरेंट भी और टीचर भी, जो उस बच्चे के लिए इंस्पिरेशन है। अनफॉर्चुनेट ये है कि इस वक्त वो इंस्पिरेशन उस बच्चे के लिए अवेलेबल ही नहीं है। एक टीचर 40 मिनट्स के लेक्चर में स्कूल में क्या ही पढ़ा लेगा, मुझे बताएं आप? आइस ब्रेकिंग करेगा, कॉपीज़ भी चेक करेगा, क्या करेगा वो उसमें? सो जो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके अंदर भी टीचर को थोड़ा सा पावरफुल
करें, टीचर्स को रिकग्नाइज करें। मैं हर जगह पे कहती हूँ आपके टीचर्स आपके एक 9 to 2 वाले जो कल्चर है ना उससे बाहर निकल के बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे टीचर्स बहुत टैलेंटेड हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। उनको रोबोट बनाया हुआ है आपने, रोबोट क्या बनाया, वो बेचारा किधर चला जाए। मेरा बहुत बड़ा पेन पॉइंट है ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। कितने नेशनल अवार्ड्स हैं टीचर्स के पास, कितने टीचर्स को हमने रिकग्नाइज किया है, कितने प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स हैं इस वक्त हमारे टीचर्स के पास। लेकिन टीचर्स के साथ आपको नहीं लगता कि जो मैंने एक मेजर रीज़न निकाला है हमारे एजुकेशन के फेलियर का, कि जो बुक्स हैं, जो चीज़ें इक्विप करवा रहे हो आप बच्चों को, मेरे बाबा ने भी वही पढ़ी हैं, हाँ। मैं भी वही पढ़ रहा अपडेट ही नहीं अब हुई। भी वही पढ़ हाँ। रहे। आप पिछले 5-7 साल 10 साल में टेक्नोलॉजी देखें कहाँ से कहाँ तो पहुँच गई। किताब तो वही है, अगर फलसफा वही रहे, लेकिन पेडागोजी तो चेंज हो सकती है ना, मेथोडोलॉजी तो चेंज हो सकती है। अच्छा, जो लेकिन उसमें भी, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका, आप खुद इस एजुकेशन सेक्टर से हैं और आप काम करके आई हुई हैं, और आप वाहिद एजुकेशन सेक्टर से हैं कि जो कॉर्पोरेट और एजुकेशन दोनों में काम करके आई हुई है, तो आपको दोनों की चीज़ें पता हैं कि जो एजुकेशन में जो चीज़ पढ़ाई जाती है और जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मुझे दो इश्यूज लगते हैं। एक तो मैंने बुक्स का बता दिया कि बुक्स इक्विप नहीं हो रही, दूसरी तरफ टीचर्स का जो मैंने इशू देखा है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो भी इक्विप नहीं हो रहे। कैसे नहीं हो रहे मैं आपको बता देता हूँ। एक बच्चा जो बैचलर्स करता है, बैचलर्स के बाद फ़ौरन ही वो टीचर लग जाता है। अब वो मार्केट में नहीं गया काम करने, उसको ऑन ग्राउंड क्या एजुकेशन चाह रही है, क्या कॉर्पोरेट चाह रहा है, क्या मेंटालिटी चाह रही है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, उस चीज़ पे। दो चीज़ों पूछ रहे हो, पता है आपको, एक है स्कूल का टीचर, एक है यूनिवर्सिटी का टीचर। जो यूनिवर्सिटी का टीचर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, उसने अभी अंडरग्रेड किया है और उसके बाद ही वो टीचर आ गया है, या उसने MBA किया है, मास्टर्स किया है, 16-18 ईयर्स की एजुकेशन है, तो वो टीचर आ गया है। उसका कोई इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं है। वो बच्चे को आके क्या पढ़ाएगा, सिर्फ किताब का रट्टा लगवाएगा, उसी किताब से MCQs वाला एक टेस्ट लेगा, उस बच्चे को 100/100 देगा, उसकी ओवर एक्सपेक्टेशंस लेके आएगा। वो बच्चा जब इंडस्ट्री में जाएगा बुरे तरीके से पिटेगा और इदारे को अब्यूज करेगा। ऐसे ही होगा। क्या इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने टीचर्स के लिए इंडस्ट्री के पास जाए? ये मेरा पॉइंट है। इंडस्ट्री के पास जाए, इंडस्ट्री से जाके कहे कि आप हमारे टीचर्स को इंटर्नशिप करवाएं। यही मेरा पॉइंट था कि उनकी ट्रेनिंग्स क्यों नहीं हो रही उनके साथ, बजाय इसके कि आप टीचर्स को के लिए आपने एक रखा हुआ है कि भाई PhD हो, और PhD हम लेते हैं और वो पढ़ता ही रहा है। आप यूफोन में जो इतने काम कर रहा है, टेलीनॉर में काम कर रहा है, कोको कोला में काम कर रहा है, आप मार्केटिंग कराओ कोको कोला वाले से, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराओ, कोई प्रोग्राम मैनेजर हो एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस का, वो आकर जब आके पढ़ाते हैं ना, तो क्योंकि उस बच्चे को फर्स्ट इनिशियल सेमेस्टर्स में ना स्पून फीडिंग की आदत हो गई होती है, तो फिर वो बच्चा समझता है कि कॉर्पोरेट वाला तो आ रहा है और बस बिला वजह आके चला जा रहा है, वो उससे रिलेट नहीं कर सकता। आपका जो एग्जिस्टिंग टीचर है उसको परमानेंट फैकल्टी, उसको इक्विप कर लें, इंडस्ट्री से कहें कि इंटर्नशिप प्रोग्राम, और इंसेंटिवाइज करें अपने टीचर को। एक PhD को आप अगर जो सैलरी ब्रैकेट आपकी है, लेट्स सपोज इट्स अबव 100,000, तो अगर आप उसको इतना दे रहे हैं, लाख रुपया दे रहे हैं, तो उसको इंसेंटिवाइज करो। वो PhD उसने की है, और यूजुअली दूसरे मुल्क जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर टीचर्स को जब ज़्यादा पे करते हैं ना, तो टीचर्स को उनके साथ साथ इंसेंटिव्स देते हैं, टीचर्स को फ्री वर्किंग आवर्स देते हैं रिसर्च के लिए। अच्छा, रिसर्च भी कौन सी करवाते हैं PhDs के लिए? हम अभी अनाउंस तो बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन वो करवाते हैं नेशनल एजेंडा के लिए, नेशनल रिसर्चेस के लिए, नेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर टीचर्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो इंगेज होते हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की इतनी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हमारे कितने PhDs आपने देखे, या हमारे कितने लेक्चरर्स आपने देखे हैं जो इंडस्ट्री ड्रिवन नॉलेज दे रहे हैं इस वक्त? यही तो मसला है ना। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये है यूनिवर्सिटी का टीचर। जो दूसरा टीचर है ना, वो बेचारा बहुत मेहनती है। सही कह दिया। वो स्कूल का टीचर बहुत मेहनती है, वो इतनी मेहनत करता है, वो घर कॉपियाँ लेके जाता है, कॉपी चेक कर रहा है, बच्चे को आके उसने प्यार से बात भी करनी है, उसे सब कुछ करना है। आप मुझे ये बताएं कि जो हम अर्बन में देख रहे हैं ना, रूरल में उससे डबल है। एक क्लास के अंदर, वहाँ पे एक क्लास के अंदर आपका 100 बच्चा बैठा हुआ है। वो बच्चे जो एक बच्चा अपनी माँ
पे इतना सुबह स्कूल जाते हुए सुकून करती है कि यार अब मुझे 5-6 घंटे 7 घंटे शरारती ना बच्चे सुकून मिल जाएगा, और वो एक क्लास में वो 40-40 बच्चे 50-50 बच्चे वो बहुत हैंडल ज़्यादा कर रहे अच्छा हैं। वो हैंडल करता है टीचर, और टीचर को सांस नहीं आता, उसने साइंस पढ़ाई, उसके बाद उसने इंग्लिश पढ़ाई, फिर कोई टीचर अगर एब्सेंट हो गया उसने उसके भी जाके क्लास ली वहाँ पे जाके। आपने एक रिपोर्ट समझा हुआ है, आपने क्या समझा हुआ है? एक स्कूल में जाने वाले टीचर को आपने इतना हकीर बना दिया है कि ना आप उसे रिकग्नाइज कर रहे हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में जी जान से उसको लगाते हैं आप, ठीक है, लेकिन क्या इंसेंटिव है उसके लिए? मेरा ये पेन पॉइंट, मैं स्कूल के टीचर्स के साथ हूँ, मुझे किसी तरह ये मौका मिल जाए ना कि जितने हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए क्या सोचते हो, सबसे पहले रिकग्निशन सोचूंगी, सबसे पहले उनसे पूछूंगी, और उनके पास ऐसे ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे ना टीचिंग मेथड्स के लिए कि हम ये भी नया मेथड लेके आ सकते हैं, हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशन से सिखा सकते हैं, हम यूट्यूब से बेसिक कॉन्सेप्ट जो किताब का है उसको सिखा सकते हैं, हम आर्किटेक्चर को, इंजीनियरिंग को बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं स्कूल में, बेसिक लेवल से प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये अगर हम करना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। हमारा प्राइवेट स्कूल इस वक्त कम पैसे देता है, गवर्नमेंट स्कूल्स तो पैसे भी बहुत ज़्यादा देते हैं टीचर्स को, उसके बावजूद हम कुछ नया नहीं कर रहे। एजुकेशन में हमारा कुछ भी नया नहीं हो रहा, टेक की तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अच्छा, जिस स्कूल ने टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट कोई भी चीज़ लेके आनी है ना, तो मैं हर किसी को कहती हूँ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं करवा देती हूँ। मेरे पास इस वक्त 1600 टीचर्स हैं पूरे पाकिस्तान से, 1600 टीचर्स रेडी हैं, बताओ कौन से इलाके में जाना है, जाके करवा देंगे हम लोग, लेकिन करवाने वाले बने, एक्सेस दें, शुरू काम हम कर देंगे खुद ब खुद इंशाल्लाह। और जहाँ तक बात है कि वो कैसे होगा, फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा, यू आर इनटू द बिजनेस, आई एम इनटू द बिजनेस, आई नो हाउ टू मेक इट मोर इक्विटेबल फॉर द ग्रुप, होल ग्रुप। सो अगर यहाँ से नहीं आप भी हमें कुछ देंगे तो कोई बात नहीं है, कोई और हमें इसके लिए दे देगा, इस प्रोजेक्ट के लिए वो फंड हम उठा लेंगे, वो हम कर लेंगे, लेकिन हम करना चाहते हैं, हम डूअर्स हैं, एंड वी विल गेट इट डन। तो आप बस स्कूल का नाम लें, जो भी स्कूल का ऑनर है, टीचर है, वो सुन रहा है और अपने स्कूल के अंदर टेक की ट्रेनिंग करवाना चाहता है ना, बेसिक या एडवांस साइबर सिक्योरिटी, एआई से रेलिवेंट कोई चीज़ें करवाना चाहते हैं, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं करवा देती हूँ, मुझे कोई मसला ही नहीं है। मेरे ट्रेनर्स इस वक्त मेटा सर्टिफाइड, गूगल सर्टिफाइड, अमेज़ॉन के एक्सपर्ट्स जो खुद प्राइवेट लेवल और होलसेल एफबीए के खुद कर रहे हैं, वो टीचर्स खुद शॉपिफाई के एक्सपर्ट्स, ये वो काम कर रहे हैं, और वो सारे अलाइंड हैं इस चीज़ से। मेरा बच्चा जो मुझसे पढ़ के जाता है ना, वही बच्चा मुझे कहता है बताएं मुझे वॉलंटियर कैसे करना है। तो वो बच्चा जो मुझसे पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहा कि उसने अपने लिए पैसा कमाना है, वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आई हैव टू रिटर्न इट बैक टू द सोसाइटी बाय माई कॉन्ट्रीब्यूशन एंड माई नॉलेज। तो वही बच्चा फिर मेरा ट्रेनर भी बनता है। ठीक। अगले 5 साल का आप अपना, तो बहुत मज़े की डिस्कशन थी अभी तक, मैं चाह रहा हूँ कि उसको और लंबा खींचूं, लेकिन ये हमारी डिस्कशंस ऐसी हैं, ख़ासतौर पे जो 2 स्टार्टअप्स वाले और जो थोड़ा एक्सपीरियंस ले चुके हों कॉर्पोरेट का भी, स्टार्टअप्स का भी, उनके दिल बहुत दुखे हुए हैं। हाँ। तो उनके तो डिस्कशन निकलती जाती हैं। थोड़ा सा आप 5 इयर्स का अपना एक वो बता दें कि 5 इयर्स में आप क्या करना चाह रही हैं, कहाँ देखना चाह रही हैं आप, और उसके बाद फिर पूछूंगा एक और सेपरेट क्वेश्चन है रिलेटेड टू फीमेल्स। मेरा 5 इयर्स का प्लान है अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर का, कि हर शहर के अंदर कम से कम 10 अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स होने चाहिए जो हमारे बड़े शहर हैं। होता ये है कि छोटे शहरों के अंदर जो बच्चा है वो बेचारा अभी आता है हायर एजुकेशन के लिए बड़े शहर के अंदर, जब आ गया है तो उसके बाद स्कूल एजुकेशन के बाद, बेसिक एजुकेशन के बाद वो क्या करेगा, फारिग है ना, तो कोई आईटी की ट्रेनिंग्स ले। और हमेशा कहती हूँ कि डिग्री के साथ साथ अपने आप को हुनर भी दो, और वो जो कॉम्बो बनेगा ना आपका डिग्री और स्किल का, वो आपको मार्केट रेडी बनाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो दूसरा हमारा है अरफा करीम फाउंडेशन का, 2028 तक 10 लाख बच्चा ट्रेन करना है, और वो हम कर लेंगे क्योंकि उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी सॉलिड है। वो यही है कि हर महीने हमने 10 स्कूल्स को कवर करना है, और उन 10 स्कूल्स के अंदर हम लोगों ने 2-2 हज़ार बच्चा ट्रेन करना है। सो 20,000 बच्चा अगर हमारा ट्रेन होगा एक महीने में, 2028 तक इंशाल्लाह ताला 1 मिलियन बच्चा हमारा ट्रेन हो जाएगा। वो ऑलरेडी चल रही हैं चीज़ें सारी। अरफा करीम एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स और कॉलेजेस जो हमने लॉन्च करने हैं इंशाल्लाह, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी जो मैं अभी कह रही थी। टीचर को रिस्पेक्ट, टीचर की रिकग्निशन, उसके लिए इंडस्ट्री एक्सपोजर। स्कूल का बच्चा क्या उसको इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं चाहिए, उसको चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये ऐसा स्कूल होगा इंशाल्लाह ताला। वी लॉन्चिंग दिस ईयर
स्कूल अरफा करीम और एजुकेशन किस सिस्टम सिटी के से नाम स्टार्ट से। कर रहे हैं? हम लोग लाहौर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक। तो बस अभी लाहौर में भी देखें ना, अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर अगर 8 महीने में 6 इंक्यूबेटर्स बन गए हैं। एक कश्मीरी हजीरा में है, लाहौर में वापडा टाउन में है, बहरिया टाउन में है, नेस्टेप में है जो नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क है, अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में है, अरफा टावर में, प्लस गुलबर्ग हाली रोड में है। सो अगर ये 8 महीने में इतना कुछ हो गया है ना, तो आगे भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इट्स अ वेरी यूनिक फ्रेमवर्क। फीमेल्स के लिए बता दें कि जो आ रही हैं और कुछ करना चाह रही हैं, तो क्या आप उनको गाइडलाइन देंगी या क्या आप उनको ऐसी सजेशन देंगी जिसके ऊपर वो वर्क करें? अच्छा, ख़वातीन अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, बिजनेस में आना चाहती हैं, अपना स्टार्टअप लेके चलना चाहती हैं, तो उनके लिए मेरी सबसे पहली एडवाइस है कि अपने आप को पहले अपस्किल करें। अपस्किल करने के बाद अपनी टीम स्ट्रांग बनाएं। अकेले सोलो प्ले करेंगे ना तो नहीं चलेंगे मार्केट में। चलेंगे, yes, सॉलिड टीम बनाएं, और टीम बनाने के बाद उस पैसों की फिक्र ना करें। रिसोर्सेज खुद ब खुद आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप तो है ही ये ऐसे ही है। कि इफ़ यू हैव अ बिग आइडिया, फॉरगेट अबाउट द रिसोर्सेज, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। तो ये चीज़ कर लें। दूसरा जो फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट मेरे पास जितनी भी आती हैं ख़वातीन, इस पॉडकास्ट से ली आपके रेफरेंस से, मैं आपको ये अभी बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि मेरी तरफ से दे आर मोर देन वेलकम। उन स्पेसेस को आके भरें, कोवर्किंग स्पेसेस को। लाहौर में तो पर्टिकुलरली ये सारे बेहतरीन कैंपसेस हैं। आई शेयर द वीडियोस क्लिप्स, वो भी अगर आपने इस पॉडकास्ट में दिखाने होंगे, डू शेयर इट विद द पीपल। हाँ, ज़रूर दीजिएगा, वो हम तो पॉडकास्ट का पार्ट वो मैं तैयार हूँ इसके लिए। आप कहते हैं कि जो ट्रेनिंग्स आप लोग दूसरे इलाकों में करवा रहे हैं, वो मेरी ई ट्रेनिंग्स आप अपने कम्युनिटी स्कूल्स में करवाएं, क्योंकि 86% बच्चा मैट्रिक करने के बाद जो गवर्नमेंट स्कूल्स में और कम्युनिटी स्कूल्स में है, 86% स्टूडेंट कुछ नहीं करता, हाई स्कूल नहीं करता उसके बाद। अच्छा, वो बच्चा या तो इकोनॉमिक बर्डन बनेगा हमारा, ऐसे ही है। या तो वो बच्चा कोई आम सी नौकरी करेगा 10-15 हज़ार की या 20 हज़ार की। वही जब बात मैंने की कि मैं मानसर ऐसे हूँ, तो एक कमाने वाला 8 बैठ के खाने वाले, फिर वो ये कैसे करते करे? हैं। अच्छा, यहाँ बाहर चला जाएगा, हाँ, बाहर चला और जाएगा, बाहर बाहर जाके से वो सब अपना आप पूरी सबसे फैमिली पहले मार देगा। ऐसे ही है, ख़त्म उसकी लाइफ। तो बस तो पिछले वाले फैमिली को राजी है कि मुझे 1,00,000-1.5 लाख मेरा बच्चा भेज रहा है, लेकिन उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है? एक कमरे में 20-20, 25-25 सो रहे हैं, सुबह सारा दिन काम, रात को एक कमरे में सोना और सुबह काम। That is life. तो ख़वातीन को मेरे ख्याल में दे शुड क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम अराउंड, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग मोर बदतमीज़। या अगर आप ये कहें कि मेरी मर्ज़ी हर चीज़ में, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको अपनी फैमिली को अपनी सपोर्ट बनाना पड़ेगा। उनको जब तक आप क्लियरली नहीं बताओगी ना आप चाहती क्या हो, जब तक आपका अपना वाई क्लियर नहीं होगा, पर्पस क्लियर नहीं होगा, तब तक वो कैसे आपका साथ देंगे? तो फैमिली को साथ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ठीक है, थैंक यू सो मच। आप आई, आपने टाइम दिया, एक हेल्दी डिस्कशन हमने की। और मेरे पुराने जो स्टार्टअप वाले दिन थे, जो वो मानसरा भी निकल आया, स्टार्टअप वाला भी निकल आया, तो एक बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग सा एक रिकॉल होगी सारी स्टार्टअप जर्नी भी। और थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।